हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका यस। और स्वागत है आपका हमारी सोशोलॉजी क्लासेस में, जहां पे देखिए आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर न्यू बैच ऑफ सोशोलॉजी, जहां पे हम सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक से साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेनी ऑफ यू आर वेरी न्यू इन दिस सब्जेक्ट। दोज हु हैव डिसाइडेड सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अभी भी एक माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे होंगे कि विच ऑप्शनल दे शुड गो फॉर। क्या सोशोलॉजी हमारे लिए सही ऑप्शनल रहेगा या नहीं रहेगा। आप में से कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो पहले से भी सोशोलॉजी पढ़ रहे होंगे और इस बात को कि उन्होंने सही ऑप्शनल लिया है नहीं लिया है उसे देखने के लिए इस क्लास को देख रहे होंगे। तो देखिए सारे एस्पेक्ट, ऑल दीज एस्पेक्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू पीपल एंड फ्रॉम वेरी बेसिक्स, बहुत ही बेसिक से हम इस सब्जेक्ट को आपके साथ कवर करेंगे। एक पूरे स्ट्रक्चर के साथ इसे कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज होगी और कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस इस तरह से होगा डियर फ्रेंड कि आप इस एग्जाम में, यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम है, आप में कुछ लोग स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे, तो देखिए जो मेंस का एस्पेक्ट है उसमें आप बहुत अच्छे से इसे कवर कर पाएं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 500 मार्क्स का जो आपका पेपर है, जीएस पेपर, सोशोलॉजी का पेपर 1 और पेपर 2, उसमें मिनिमम 300 मार्क्स। देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप जिस तरह से हम इस कोर्स को लेकर चलते हैं, द मैनर इन विच वी विल प्रोसीड, द मैनर इन विच वी विल कवर द इंटायर सिलेबस, जिस तरह से पूरे पाठ्यक्रम को हम कवर करेंगे और जिस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मैं आपको दूंगा, यू विल नेवर फाइंड कि आपने गलत ऑप्शनल चूज किया था या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या आपके मार्क्स नहीं आ रहे। डियर फ्रेंड, ऑल दीज थिंग्स वी विल ट्राई टू कवर। तो कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डियर फ्रेंड। सो दिस optional we are going to start, sociology optional we are going to start. Initially few minutes I will discuss with you people that why, in what manner this optional can be beneficial for your entire UPSC preparation, कि आपकी जो पूरी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की, जहां पे ऑप्शनल का जो वेटेज है डियर फ्रेंड, दैट मे बी ऑफ जस्ट 500 मार्क्स। हो सकता है कि ये पूरी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ऑप्शनल का जो वेटेज है 500 मार्क्स है। तो जब भी बच्चा कोई ऑप्शनल के बारे में सोचता है, एनी एस्पिरेंट हु थिंक अबाउट विच ऑप्शनल ही शुड चूज, कौन सा ऑप्शनल उसे लेना चाहिए, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज, बहुत सारे कंसिडरेशन वो यूज करता है, तब आप कोई ऑप्शनल चूज करते हैं। जनरली आप ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑप्शनल ये पॉपुलर ऑप्शनल है या नहीं है। आप ये देखते हैं कि इस ऑप्शनल से रिलीवेंट मार्क्स स्कोर होंगे या नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं कि इस ऑप्शनल की वजह से शायद आपका मेंस क्वालिफाई ना हो पाए। और तीसरा क्राइटेरिया जनरली स्टूडेंट्स जो लेते हैं कि इस ऑप्शनल से हमें जीएस के पेपर में कितनी हेल्प मिल सकती है, कि व्हाट एरिया ऑफ आवर जनरल स्टडीज सिलेबस ये ऑप्शनल हमारा कवर करेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट जो आपके माइंड में आते हैं, पहले कुछ मिनट्स ऐसे होंगे, 15 मिनट, 20 मिनट या हाफ एन आवर, I will discuss on these issues that comes in your mind while choosing any particular optional. So there are number of optional, बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल्स हैं जिनके बारे में यूपीएससी का जो पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वहां पे मेंशन होता है। सम ऑप्शनल्स आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, सम ऑप्शनल्स आर फ्रॉम साइंस, कॉमर्स भी एक ऑप्शनल हो सकता है, लिटरेचर भी ऑप्शनल हो सकता है। बट वाई सोशोलॉजी डियर फ्रेंड? सोशोलॉजी आप क्यों लेना चाह रहे हैं, या सोशोलॉजी एक राइट ऑप्शनल है या नहीं है, इसको लेके एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाई यू आर चूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल दैट इज नोन एज सोशोलॉजी। तो समाजशास्त्र क्यों आपके लिए एक अच्छा विषय हो सकता है। एंड मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड दैट दिस इज गोइंग बी टू बी देयर ऑप्शनल, उनके पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं कि ये ऑप्शनल है क्या, इसकी यूटिलिटी क्या है। पहले कुछ मिनट हम इस बात पर डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू बैच। सिंस मेनी ऑफ यू आर टोटली न्यू, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी भी इसको नहीं पढ़ा है और सिंपली वो एक भरोसे के साथ इस ऑप्शनल को ले रहे हैं। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल इज अ गुड ऑप्शनल, किस तरह से इस पूरी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपकी मदद कर सकता है, कैसे आपका जो गोल है यूपीएससी एग्जामिनेशन को 2021 में क्रैक करना, उसमें आपकी मदद कर सकता है। पहले कुछ मिनट्स मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा डियर फ्रेंड। तो देखिए जब आप इस ऑप्शनल को लेते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आपके माइंड में ये डाउट आता है कि व्हाई यू शुड चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल और वेदर दिस ऑप्शनल इज अ गुड ऑप्शनल और नॉट। ये सभी बच्चों के माइंड में आता है। जब मैंने कभी प्रिपरेशन की होगी तो मेरे माइंड में भी बात आई होगी कि सोशोलॉजी या जो समाजशास्त्र है ये एक अच्छा चॉइस, ये एक अच्छा वैकल्पिक विषय है भी या नहीं है। और देखिए जब ये बात आपके माइंड में आती है तो उसके साथ ही साथ कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि ये पॉपुलर है या नहीं है, ये हाई स्कोरिंग है या नहीं है।
जब दूसरे ऑप्शनल से कंपेयर करूंगा तो ये कहां पे स्टैंड करता है। तो ये सारी चीजें कि वाई इट इज अ गुड ऑप्शनल, जब भी आप इसके बारे में सोचेंगे तो हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी डियर फ्रेंड कि ये अच्छा ऑप्शनल होता क्या है बेसिकली, और तब हम किसी ऑप्शनल को अच्छा बोल पाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछें कि ये जो ऑप्शनल है डियर फ्रेंड सोशियोलॉजी, ये एक पॉपुलर ऑप्शनल है या नहीं है, ये लड़कों में या स्टूडेंट्स में या जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें ये पॉपुलर है या नहीं, इफ यू आस्क मी देन डेफिनेटली आई विल से कि यस डियर फ्रेंड इट इज अ पॉपुलर ऑप्शनल। इफ यू आस्क मी कि वेदर इट इज अ हाई स्कोरिंग और नॉट, इसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो अगर मुझसे आप बाइनरी पोजीशन में पूछेंगे हाँ या नहीं, तो आई विल से कि यस definitely this optional is a good optional, considering my experience of more than 1 decade, I taught number of successful aspirants, उनकी सक्सेस जर्नी का मैं पार्ट रहा हूं और मैंने ऐसा पाया कि considerably good marks, more than 60% marks, 65% marks, in certain cases 70-75% marks, students were able to score in this paper of what sociology. So अगर आप मार्क्स के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे कि ये मार्क्स फिचिंग है या नहीं है, अच्छे मार्क्स आते हैं नहीं है, तो माई आंसर विल बी कि यस इट इज हाई स्कोरिंग कंसिडरिंग इफ यू गो थ्रू द फाइनल रिजल्ट ऑफ यूपीएससी। पिछले 10 सालों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, टॉप 50 जो कैंडिडेट देखेंगे, डेफिनेटली उसमें से सिग्निफिकेंट लोग होंगे जिनका ऑप्शनल समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी रहा है। बट यस अगर आप इस तरह की कोई चीज पूछते हैं कि दूसरे ऑप्शनल से आप कंपेयर करके बोलिए कि अच्छा है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे कोई डेफिनेट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शनल भी लाइक हिस्ट्री है, लाइक पीएसआईआर है, लाइक ज्योग्राफी है, लाइक पबैड है, दे कैन ऑल्सो बी गुड ऑप्शनल। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये किसी दूसरे ऑप्शनल से बेहतर है या दूसरे ऑप्शनल बेहतर नहीं है। बट यस मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, कंसिडरिंग कि आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस ऑप्शनल को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का जो एग्जाम जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, वहां पे ये आपकी सही चॉइस है या नहीं है। उसके लिए सही तरीका यह है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि इस ऑप्शनल के एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या है, तब आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आपका ये जो डिसीजन है टू चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल, ये सही है या सही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप मुझसे पूछें कि इस ऑप्शनल के बेनिफिट क्या हैं, तो डियर फ्रेंड आई विल से यू दैट द बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट दैट यू मे एंजॉय फ्रॉम दिस ऑप्शनल, दैट इज इसका बहुत ही शॉर्ट कंसाइज होना। शॉर्ट सिलेबस है, कंसाइज सिलेबस है, इस बात को आप देख सकते हैं यूपीएससी जो सिलेबस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और इस ऑप्शनल को डियर फ्रेंड बहुत ही शॉर्ट टाइम में 3 to 4 मंथ में अगर आप एक ऑप्टिमम इनपुट देते हैं मेरे साथ, अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हैं, द मैनर इन विच आई विल डिस्कस विथ यू पीपल, जिस तरह से मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, अगर आप उस चीज को करते हैं तो देखिए 3 to 4 मंथ में आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है किसकी, यूपीएससी की, तो देखिए सोशियोलॉजी को ग्रेजुएशन के कोर्स में लोग 3 साल तक पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल और पढ़ते हैं, बट यहाँ पे देखिए जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की बहुत ही प्रिसाइज है, सिलेबस वेल डिफाइंड है, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डायरेक्ट आए हुए हैं, लार्जली स्टैटिक क्वेश्चंस रहे हैं। सो देखिए उन चीजों को हम 3 to 4 मंथ पे क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। और देखिए ये शॉर्ट सिलेबस होना कई बार उस पर्टिकुलर ऑप्शनल की पॉपुलैरिटी को, उस पर्टिकुलर ऑप्शनल के ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की पॉसिबिलिटी को निर्धारित करता है कि जो सिलेबस है वो कितना कंक्रीट है, कितना कंसाइज है, कितने कम टाइम में आप कर सकते हैं, रिवीजन आप कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि इस सब्जेक्ट का पॉपुलर होना, और कोई भी सब्जेक्ट देखिए पॉपुलर क्यों होता है, कोई भी चीज पॉपुलर तब होती है जब उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर को आप एप्रिशिएट कर पाते हैं। तो व्हाट इज अ सब्जेक्ट मैटर, ये जो सब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट मैटर है क्या डियर फ्रेंड, इसका सब्जेक्ट मैटर, इसका जो सिलेबस है ये उन चीजों के बारे में बता रहा है जो आप मोर और लेस पहले से जानते हैं। हम में से हर किसी का जो बर्थ हुआ है फैमिली में हुआ है, वी ऑल डू मैरिजेस, हमारी फैमिली होती है, मैरिजेस होते हैं, हमारे समाज में एक जाति व्यवस्था है, धर्म है, रिलीजन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वोटिंग बिहेवियर है, बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिक इंटरेक्शन है। यही सारी चीजें जो सोसाइटी में बड़े होने के दौरान, ग्रोन अप होने के दौरान आपने सीखी हैं। मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स, फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक इंटरेक्शन, और ये जो चेंज आप देखते हैं कि पहले चीजें ऐसी थी, आज चीजें ऐसी हो गई हैं। आप इस तरह का मास रैपिड सिस्टम देखते हैं, मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो का, आपके एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की मदद से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो चेंज का डायमेंशन है, सामाजिक जो परिवर्तन है,
उसे भी आप फील करते हैं कि पहले का समाज ऐसा था, आज का समाज ऐसा है। तो ये सारी चीजें, ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। तो पॉपुलैरिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट दैट सब्जेक्ट। सो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ये पर्टिकुलर ऑप्शनल एक पॉपुलर ऑप्शनल है। और हाँ, ईयर आफ्टर ईयर लोगों ने हाई मार्क्स स्कोर किए डियर फ्रेंड इस पर्टिकुलर ऑप्शनल में, इस वजह से भी काफी पॉपुलर है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप ऐसा सोचते हैं कि आपको ये ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे इस बात से गाइडेड होते हैं, इस क्राइटेरिया को यूज करते हैं, इस डायमेंशन को यूज करते हैं कि उनका जो जनरल स्टडीज का पेपर है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, वहां पे उन्हें कितनी मदद कर सकता है। जीएस के अंदर आप पेपर 1 पढ़ते हैं, पेपर 2 पढ़ते हैं, पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ते हैं। और ये कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे हिस्ट्री ले लेना चाहिए, मुझे ज्योग्राफी ले लेना चाहिए, मुझे पीएसआईआर लेना चाहिए, क्योंकि उससे एक जीएस का अच्छा खासा पोर्शन कवर होता है, एरिया कवर होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जनरल स्टडीज की बात करें डियर फ्रेंड, तो पेपर 1 में आपके सोशल इश्यूज है बेसिकली। और हर साल देखिए आप पाएंगे कि 70 to 80 मार्क्स के सोशल इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 में आप देखेंगे तो वहां पे सोशल जस्टिस है। पेपर 4 में आप देखेंगे तो एथिक्स है, और एथिक्स से रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडीज ये इन्हीं सामाजिक बुराइयों, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक परिवर्तनों से रिलेटेड होती हैं। पेपर 3 जो आपका इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए इसकी जो यूटिलिटी है, जो भी ये सामाजिक मुद्दे हैं, जो भी ये सोशल प्रोसेसेस हैं, जो भी ये सोशल इंटरेक्शन है, जो भी ये सोशल बिहेवियर है, ये आपके सिलेबस में किसी न किसी रूप में जीएस के पेपर 1 में, जीएस के पेपर 2 में, जीएस के पेपर 3 में, और जो एथिक्स का आपका पेपर है जीएस 4, वहां पे यूज होते हैं। तो इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग about your society, if you have an understanding about social processes, social institutions, social behavior, social problems, definitely it is going to help you to write very good answers in GS mains, जहां पे 4 पेपर्स हैं along with that essay paper। तो इस बात को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब आप निबंध का या एसे का पेपर डियर फ्रेंड देने जाते हैं, तो वॉट एवर चॉइसेस यूपीएससी गिव यू, अगर वो 8 चॉइसेस आपको दे रहे हैं जिसमें से आपको 2 ऐसे लिखने हैं, आउट ऑफ 8 चॉइसेस मिनिमम 3 to 4 चॉइसेस दे आर डीलिंग विद सोशल इश्यूज, सोशल इंस्टीट्यूशंस, या सोशल जो चेंज आ रहा है उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। एजुकेशन सेक्टर में, वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, कम्युनलिज्म से रिलेटेड। क्योंकि ऐसे जो भी इश्यूज पे ऐसे आ रहा है, आप बेहतर ऐसे लिख पाएंगे। अगर सोशियोलॉजी आपका क्या आ रहा है, ऑप्शनल रहा है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि सोशियोलॉजी ये जो ऑप्शनल है केवल आपको ये 500 मार्क्स का जो ऑप्शनल पेपर है, देयर इट इज गोइंग टू हेल्प यू। इट इज हैविंग मल्टीपल एडवांटेजेस। एंड मोर ऑफन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं डियर फ्रेंड, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाते हैं, तो योर अप्रोच, योर आंसर्स विल बी मोर बैलेंस्ड, मोर सेंसिटिव, अनबायस्ड, न्यूट्रल। अगर आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है तो समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, लाइक विमेन, लाइक चाइल्ड, लाइक शेड्यूल कास्ट, लाइक शेड्यूल ट्राइब, लाइक माइनॉरिटीज, लाइक रैशियल जो डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में, इन सारे मुद्दों को लेके आपकी एक बेहतर समझ बनेगी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और डेफिनेटली दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट वे ऑफ थिंकिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर पर्सनालिटी टेस्ट। तो दीज आर द एडवांटेजेस जब आप सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल को चूज करते हैं डियर फ्रेंड। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जिसके बेसिस पे देखिए आप ऐसे चूज करते हैं। और देखिए अगर सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें, तो जो सिलेबस है डियर फ्रेंड, ये जो सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पेपर 1 डील्स विद फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जहां पे सोशियोलॉजी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में मेंशन किया गया है, जिसको मैं जनरल सोशियोलॉजी बोल रहा हूं। जनरल सोशियोलॉजी से मेरा मतलब यह है कि सोशियोलॉजी किस तरह से एक सब्जेक्ट की तरह से इवॉल्व हुई, उसे लेके शुरू में क्या डिबेट रहा, अलग अलग जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनके व्यू पॉइंट क्या हैं, और बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पेपर 1 में बताया गया। और जो पेपर 2 है डियर फ्रेंड, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें पेपर 2 को आप इंडियन सोसाइटी की तरह से पढ़ते हैं। सो दैट एस्पेक्ट इज देयर इन योर सिलेबस, जिसको देखिए डिटेल में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर 1, जहां पे देखिए सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन की यूनिट है, समाजशास्त्र एक विद्या शाखा के रूप में, सोशियोलॉजी एज ए साइंस, कि किस तरह से शुरू में जो सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने इसे एक साइंस की तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की,
और इससे ज़्यादा लेजिटिमेसी दिलाने की कोशिश की। सोशियोलॉजी में किसी सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करते समय किस तरह के रिसर्च मेथड आप यूज करते हैं, दैट इज मेंशन इन यूनिट 3। जो यूनिट 4 है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इट इज ऑल अबाउट सोशोलॉजिकल थिंकर्स। इट इज अबाउट दोज फाउंडिंग फादर्स जिनकी राइटिंग्स दे बिकेम द अर्ली राइटिंग ऑफ सोशियोलॉजी, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड दैट एस्पेक्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू पीपल कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ दिस इंटायर सब्जेक्ट, दिस इंटायर सिलेबस। एक बार आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली, इट विल बी ए वेरी इजी चॉइस फॉर यू, एंड दैट एस्पेक्ट वी विल डिस्कस इन मच डिटेल। उसी को मैं आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में। बाकी चीजें देखिए, इंस्टीट्यूशंस हैं कि समाज में किस तरह की इनइक्वालिटी है, किस तरह का स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन की जो बात है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोबिलिटी और स्ट्रैटिफिकेशन में। देन वी विल डिस्कस वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, जहाँ पे हम जो जनरल इकोनॉमिक इंटरेक्शन करते हैं, हाउ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ द जनरल सोशियोलॉजिकल इंटरेक्शन। कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे कंजम्पशन होता है, और कैसे अलग अलग हिस्टोरिकल स्टेजेस में, एंशिएंट सोसाइटी में, मिडिवल सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज में ये इकोनॉमिक इंटरेक्शन बदल रहा है। इस एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। देन ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आई विल डिस्कस विद यू पीपल, दैट इज पॉलिटिक्स इन सोसाइटी, जहां पे हम पावर, पॉलिटिक्स, नेशन स्टेट, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, सोशल मूवमेंट, अभी देखिए किसानों का एक मूवमेंट चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा है। देखिए इन चीजों को आप समझ पाएंगे कि कैसे कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है, कैसे वो अपने पीक पे पहुंचता है, कैसे गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन होता है, और कैसे मूवमेंट डाई हो जाता है। ये सारे एस्पेक्ट हम काफी अच्छे से समझेंगे फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्हाइल स्टडीइंग पॉलिटिक्स इन सोसाइटी। देन रिलीजन, डियर फ्रेंड, रिलीजन काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है आपके सोसाइटी का, जिसके बारे में आप ऐसा सोच रहे होंगे कि धीरे धीरे हम लोग एक ट्रेडिशनल रिलीजियस सोसाइटी से एक मॉडर्न सेकुलर सोसाइटी की तरफ बन रहे हैं। बट सडनली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट सर्टेन इवेंट्स लाइक रिलीजियस रिवाइवलिज्म, कि कैसे रिलीजन खुद को रिवाइव कर रहा है, नंबर ऑफ सेक्ट, नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस, कैसे बहुत सारे छोटे छोटे रिलीजियस ग्रुप्स इमर्ज हो रहे हैं, और सडनली बहुत सारे शनि मंदिर आपको अचानक दिखने लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों रिलीजन खुद को रिवाइव कर रहा है? व्हेन वी वर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग सेकुलर, सडनली रिलीजन रिवाइव्ड इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट वेरिएशंस, एंड एज इफ people are becoming more and more what religious, ऐसा लग रहा है। then we will also discuss about some phenomena like religious fundamentalism. Fundamentalism means going back to fundamentals of your religion, so that is going to be very interesting aspect for you। और देखिए ये सारी चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, आप में से जो लोग थोड़ा भी उनके माइंड में डाउट है कि सोशियोलॉजी उनके लिए अच्छा ऑप्शनल हो सकता है नहीं, डियर फ्रेंड, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। बेसिकली यू विल जस्ट फाइंड कि ये चीजें आप जानते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहे हैं, ऐसी चीजों के बारे में आपको एक आइडिया था, बट इस तरीके से आपने नहीं सोचा था। हम एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, फैक्ट के बेसिस पे, सब्सटेंस के बेसिस पे, और आपकी एक बेहतर समझ इन मुद्दों को लेके होगी। तो देखिए हम रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सिस्टम ऑफ किनशिप, हियर वी विल डिस्कस अबाउट फैमिली, हियर वी विल डिस्कस अबाउट मैरिज। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको टॉपिक लगेगा कि नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, सेम सेक्स मैरिजेस हो रही है, होमोसेक्सुअलिटी की बात हो रही है, लिव इन रिलेशन की बात हो रही है। तो देखिए ये सारी चीजें जो आप इन जनरल जानते हैं, आप समझते हैं सारी चीजों को, बट सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम इन्हें पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, कि क्यों हमें जरूरत है फैमिली की, क्यों हमें जरूरत है मैरिज की, किस तरह से जो किनशिप बॉन्ड है, किनशिप रिलेशन समय के साथ बदल रहे हैं। ये सारे डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। तो देखिए ये जो चेंज है, दैट इज अ वैल्यू एज वेल एज फैक्ट। ये फैक्ट है कि ऑलवेज देयर विल बी सम चेंज, नो सोसाइटी कैन रिमेन स्टैटिक। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सोसाइटी हमेशा क्या रहे, स्टैटिक रहे। तो चेंज इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ व्हाट एवरी सोसाइटी। और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा होना भी चाहिए कि सोशल जो चेंज है वो एक फैक्ट भी है और एक वैल्यू भी है। हम अप्रिशिएट करते हैं, कोई भी पर्सन स्टैटिक नहीं रहना चाहता। सो आप बोलते हैं कि चेंज इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। तो ये 10 यूनिट, ऑल दिस 10 यूनिट
we will discuss in paper 1, dear friend. In a particular manner we will discuss. So ये देखिए 10 units are there in your paper 1. In a similar manner I will discuss with you people. देखिए इन्हीं चीज़ों को मैंने डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है कि what all are mentioned in these unit. जब आप सेकेंड पेपर में आते हैं तो देखिए जो सेकेंड पेपर है डियर फ्रेंड, दैट हियर आई हैव रिफर्ड एज इंडियन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स चेंज. तो सेकेंड पेपर में आप देखेंगे कि देयर आर थ्री पार्ट्स आर, द फर्स्ट पार्ट विल बी इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, second part will be like a social structure of Indian society, and third aspect will be social change in context of India. So in this manner I will discuss with you people these three aspects of your syllabus, that is what is Indian society, structure of Indian society and the changes that are taking place in Indian society. इस तरह से हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे जो इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन है. और देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जिस तरह से वहां पे हमने कुछ थिंकर्स के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी कुछ इंडियन थिंकर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड दीज थिंकर्स विल बी लाइक जी.एस. घुरे, लाइक एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई. तो देखिए जो लोग आप में नए हैं उन्हें थोड़ा भी देखिए डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे थिंकर्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ. देखिए मेनी टाइम्स पीपल दे से कि सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट थिंकर्स के नाम याद करने, बट ऐसा नहीं है. Wherever it is required, there only you have to mention your thinkers. Not everywhere you have to just write about thinkers. So definitely there are some thinkers in paper 1 as well as paper 2. And paper 1 में thinkers काफी important है क्योंकि वो आपको एक समझ देने में मदद करते हैं. जब आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ते हैं, so they help you to develop a kind of understanding about this particular optional. So in paper 2 also there are certain thinkers जिनके बारे में आप पढ़ते हैं. तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. आज की जो क्लास है उसमें देखिए मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा योर फर्स्ट यूनिट. जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके साथ मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं डियर फ्रेंड. एंड द फर्स्ट यूनिट दैट इज मेंशन इन योर सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 1, दैट यूनिट इज ऑल अबाउट इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. कि किस तरह से सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शनल, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, sociology as a subject, how it emerged, how it got originated. This aspect I am going to discuss with you people. So that is one important aspect. Year after year इस particular topic से question पूछे गए हैं और as far as possible I will explain you in both the languages, Hindi as well as in English. कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है कि I may be tilted towards one language, but as far as possible it will be like इन बोथ लैंग्वेज आई विल डिस्कस विद यू पीपल और आपको एक बेहतर समझ देने की कोशिश करूंगा. सो देखिए जो टॉपिक का नाम है दैट इज रिलेटेड विद ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी. और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से यूरोप में मॉडर्निटी आ रही है. सो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप लीडिंग टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये टॉपिक का नाम है कि किस तरह से आधुनिकता आ रही है कहाँ पे यूरोप में, और उसके साथ बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं कहाँ पे यूरोप में, और उस वजह से एक नए सब्जेक्ट का ओरिजिन हो रहा है. दैट सब्जेक्ट इज सोशियोलॉजी. दैट आई विल डिस्कस विद यू पीपल. दैट इज मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप लीडिंग टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अराइवल ऑफ मॉडर्निटी in context of Western European society, leading to number of social changes, and how those changes in a process when dark age of Europe was becoming modern age of Europe gave rise to a new discipline known as what? Sociology. तो sociology as a subject को कई बार ऐसा बोला जाता है कि it is a child of number of revolutions that took place in Western European society. So Western European society में बहुत सारे changes हुए. उन चेंजेस की वजह से एक नई इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन का ओरिजिन हुआ, एंड दैट इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन इज व्हाट? सोशियोलॉजी. दैट एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल. बट मॉडर्निटी क्या है, इसको लेके हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज मॉडर्निटी. सो आप हमेशा ऐसा देखते हैं ना, देखिए अपने आसपास आप देखते हैं कि बात हो रही है स्मार्ट सिटीज की, स्मार्ट सिटीज को बनाने की बात हो रही है. आप बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखते हैं कि एक मास ट्रांजिट सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. आपने दिल्ली मेट्रो की बात की, एयर टैक्सीज की बात हो रही है. ऐसे बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे बदल रहा है, मोर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो रहा है. टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग को पढ़ रहे हैं या पढ़ा पा रहे हैं. देन योर पॉलिटिकल सिस्टम इज बिकमिंग मोर टेक्नोलॉजी सेंसिटिव. इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सोशल लाइफ आपको ऐसा लग रहा है
कि उसमें टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है। तो क्या जब इस तरह की चीजें आप देखते हैं और जब आप ऐसा बोलते हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो वेदर दिस इंटायर आइडिया ऑफ मॉडर्निटी इज ओनली टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक, सम इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक, ये कोई फीलिंग है, ये कोई बिलीफ है, कोई परसेप्शन है, कोई थॉट है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मॉडर्निटी, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, क्योंकि ये जो टॉपिक है दैट इज व्हाट द टॉपिक इज मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप लीडिंग टू इमर्जेंस ऑफ व्हाट सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शन। कि जब यूरोप मॉडर्न बन रहा था फ्रॉम डार्क एज ऑफ यूरोप, लाइक यूरोप बिफोर 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के पहले का जो यूरोप था उसे डार्क एज ऑफ यूरोप बोला जाता है। और 14 से लेके 17th सेंचुरी तक बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए यूरोपियन सोसाइटी में, सो दैट आफ्टर 17th सेंचुरी जो यूरोप आपके सामने आया, दैट यूरोप इज रिगार्डेड एज मॉडर्न एज ऑफ यूरोप। सो डेफिनेटली कुछ चेंजेस हुए 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक, जिसकी वजह से डार्क एज ऑफ यूरोप गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न एज ऑफ यूरोप। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बट वन पिक्यूलियर थिंग वी आर कंसर्न विद, that is emergence of a new discipline known as sociology. So when modernity arrived in European society, consequent changes took place in European society. In order to study arrival of modernity, in order to study, discuss and deliberate on these consequent changes that were taking place in European society, इन परिवर्तनों के बारे में जो हो रहे थे यूरोपियन सोसाइटी में, उन्हें स्टडी करने के लिए एक नए सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ, and that subject is sociology. This thing you people are able to understand or not, dear friend? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे in what context sociology emerge as distinct discipline with arrival of modernity in context of Western Europe. This thing you people are able to understand कि किस तरह से ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। और टॉपिक का जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि यूरोप में मॉडर्निटी आ रही है, बहुत सारे सोशल चेंजेस हो रहे हैं और एक नई डिसिप्लिन का ओरिजिन हो रहा है, दैट डिसिप्लिन इज सोशियोलॉजी। दिस टॉपिक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। अब मॉडर्निटी को लेके बहुत सारे एस्पेक्ट है बेसिकली। सो देखिए मॉडर्निटी के बारे में ऐसा आप बोलते हैं कई बार कि अगर कोई देश काफी मॉडर्न है, इफ ए कंट्री इज मॉडर्न, इट इज एम्पावर्ड ऑल्सो, वो स्ट्रांग भी है। एंड इफ कंट्री इज नॉट मॉडर्न, it is weak also, it is backward also. So many times people have such kind of connotation that they attach modernity with empowerment. Being modern means more empowered, more stronger, and those countries which are not modern, they might be backward, they might not be that much stronger. So ऐसा बोलते हैं। तो देखिए मॉडर्निटी को लेके दो तरह के थॉट है। There are some people who are in love with modernity, वो मॉडर्निटी के प्यार में और बोलते हैं कि और आधुनिक बनने की जरूरत है। You need to become more modern basically. The more modern you are becoming, the more progressive you are becoming, the more better you are becoming. So इसको वो progress के साथ attach करते हैं, betterment के साथ attach करते हैं. But there are some people who are critical about modernity. They are having some pain with modernity और वो इस modernity को criticize करते हैं. तो some people they are enjoying some results which are good result of modernity, and some people they are very critical, very negative about modernity. So that also we will discuss कि why some people they are so much positive, they are so much progressive, so much positively oriented towards modernity, and why there are some people they are so much negatively directed towards modernity. ये एस्पेक्ट भी आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इंडिया में मॉडर्निटी किस तरह से आया और क्या एस्पेक्ट हुआ, ये भी हम आपके एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन को डिस्कस करेंगे। बट ये जो पहला टॉपिक है ये बहुत ही क्रूशियल है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड कि हाउ अराइवल ऑफ मॉडर्निटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, how these changes which were associated with arrival of modernity in context of Western Europe, they contributed towards emergence and rise of a new discipline known as what? Sociology. That is your topic. इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसे समझने के दौरान मैं आपको थोड़ा बहुत यूरोपियन पास में ले जाऊंगा। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, आई विल टेक यू पीपल बैक। मैं आपको वापस ले जाऊंगा 14th सेंचुरी के पहले के यूरोप में या 14th-15th सेंचुरी यूरोप में, जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू
that how, in what manner sociology emerged as a distinct discipline in context of Western Europe. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि social thought they are as old as the society itself. कि जो social thought है, साथ रहने का जो आपका mind है, human beings are different from other animals because human beings are regarded as social animal. So living in a group or community living, this thought is as old as society itself. उसी बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि social thought is as old as society itself. However, the origin of sociology as a scientific discipline of human behavior, its origin can be traced back only in 19th century Western Europe, and because of that many times sociology ये जो subject है, it is often called as the child of age of revolution. मतलब ये वो टाइम पीरियड है 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक, जब यूरोप में बहुत सारे रिवोल्यूशंस हो रहे थे. कुछ रिवोल्यूशंस मटेरियल वर्ल्ड में हो रहे थे, सोशल वर्ल्ड में हो रहे थे, कुछ रिवोल्यूशंस आइडियाज के टर्म में हो रहे थे, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में हो रहे थे. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज सोशल चेंजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इंटेलेक्चुअल चेंजेस, इन सामाजिक परिवर्तनों और इन आध्यात्मिक परिवर्तनों की वजह से एक नए सब्जेक्ट का ओरिजिन हो रहा है. दैट सब्जेक्ट आई एम रेफरिंग एज सोशोलॉजी. ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड या नहीं आ रहा है कि सोशोलॉजी इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ number of changes that were going on in Western Europe. So from 14th till 17th century, Europe witnessed number of social, number of economic, number of political changes, and a result of these changes, a new discipline came into existence. That discipline is known as sociology. This thing you people are able to understand or not? So the modern era of Europe and conditions of modernity were based on extensive social changes that were brought by these great revolution. So आज या 19th century में जिस यूरोप को हम देखते हैं वहां पे जो मॉडर्निटी आई, it came as a result of number of political, number of social, number of intellectual changes. और उसी दौरान when these changes were coming, when these changes were taking place in Western European society, in that process itself a new discipline emerged in order to study, in order to discuss, in order to deliberate on these changes. A new discipline emerged known as sociology. ये बात डियर फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं कि sociology as a distinct discipline came into existence in order to study, in order to discuss, in order to deliberate on those changes that were taking place in Western European society when a traditional Europe was transforming itself into modern Europe. जब एक पारंपरिक यूरोप एक आधुनिक यूरोप में बदल रहा था, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे मटेरियल वर्ल्ड में, नॉन मटेरियल वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड में, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में. एंड व्हेन सच चेंजेस वर टेकिंग प्लेस डियर फ्रेंड, दोज वर चेंजेस दैट आई विल डिस्कस विद यू पीपल. फ्रेंच रिवोल्यूशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, साइंटिफिक रिवोल्यूशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, रेनेसां में आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो ये सारे चेंजेस देखिए, जब ये सारे चेंजेस हो रहे थे डियर फ्रेंड, उसी दौरान एक नई डिसिप्लिन इमर्ज हो रही है नोन एज सोशोलॉजी, क्योंकि पीपल आर रिएक्टिंग. सो आपके आसपास जब कोई चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को लेके आपका एक व्यू पॉइंट होता है. इफ नॉट ऑल ऑफ अस, एटलीस्ट दोज हु आर इंटेलेक्चुअल, दे हैव सम व्यू पॉइंट एंड दे रिएक्ट. सम पीपल दे ग्लोरीफाई दीज चेंजेस, सम पीपल दे से कि एक नई इरा आ रही है, आशा की किरण आ रही है, भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है. सम पीपल दे रिडिक्यूल दीज चेंजेस. तो आप अगर अपने किसी ग्रैंडफादर को लेके आते हैं, वो आपके किसी छोटे टाउन से अगर दिल्ली में आते हैं और आप उन्हें रिसीव करते हैं और दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप उन्हें गुड़गांव ले आते हैं, नोएडा ले आते हैं, कहीं भी ले आते हैं, तो देखिए आप उन्हें इस तरह से दिखाएंगे कि जो दिल्ली मेट्रो है कितनी बढ़िया बात है. इसलिए इट इज अ सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट है, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस है, सिंबल ऑफ डेवलपमेंट है. बट वो इसे देख के ऐसा बोलेंगे कि पता नहीं कैसा है, यहाँ पे सब लोग एक साथ जा रहे हैं, ये सही नहीं है, इस तरह से देखो, इस तरह के कपड़े लोग पहने हुए. मतलब सेम थिंग दैट मे बी सिंबल ऑफ डेवलपमेंट फॉर सम पीपल, सिंबल ऑफ एडवांसमेंट सम पीपल, फॉर सम पीपल इट मे बी सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर प्रीमोडियल टाइज. सो कुछ लोग इन परिवर्तनों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कुछ लोग इन चेंजेस को रिडिक्यूल कर रहे हैं. एंड रिजल्ट ऑफ दैट डिबेट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिस्कशन, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ आर्गुमेंट, a new discipline emerged, and that discipline is sociology, dear friend.
and that's why in your syllabus the topic is mentioned in this manner, that is modernity in case of Europe and social changes that led to emergence of सोशोलॉजी एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको 14th सेंचुरी यूरोप में ले जाऊंगा। तो देखिए, अगर थोड़ा बहुत आपने हिस्ट्री पढ़ी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कमर्शियल रिवोल्यूशन के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा एक सिल्क रूट के बारे में। नहीं, सो यू पीपल वुड हैव नोन अबाउट ए रूट एंड दैट रूट यूज्ड टू बी नोन एज सिल्क रूट। और ये देखिए, जो सिल्क रूट हुआ था, ये सिल्क रूट इटालियन पेनिनसुला को कनेक्ट करता था Chinese peninsula के साथ। Yes, so there used to be a route that used to connect Asia with Europe, and that route known to be a Silk Route. But 15th century में 1419 के आसपास क्या हुआ? There used to be a port city known as Constantinople, और ये Constantinople था, इस पे Ottoman Turk का, yes, so Ottoman Turk Empire used to be very powerful empire. They captured it. Ottoman Turk Empire, they captured this famous city known as Constantinople that used to connect Europe with Asia. So इस कनेक्टिंग पॉइंट पे उनका कब्जा हो गया, और अब इस रूट से वही लोग जा सकते हैं जिनके रिलेशन ऑटोमन टर्क के साथ क्या हैं, अच्छे हैं। एंड एट दैट टाइम देखिए, इटली के कुछ शहर, वेनिस, रोम, इस तरह के जो शहर थे, दे वर वेरी फेमस फॉर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, परफ्यूम एट दैट टाइम। और ये जो ऑटोमन टर्क थे, दे वर habitual, they were fond of perfume, so they had very good relation with Italians. Italian travelers, आपने इंडिया में इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, number of Italian travelers they visited Vijayanagar Empire, so that access was given to Italians and prosperity of Italy increased. इटली की जो सिटीज हैं, वेनिस, रोम, इनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी क्योंकि इन्हें तो इस रूट का एक्सेस था, बट नंबर ऑफ अदर यूरोपियंस दे वर डिनाइड दैट एक्सेस। सो इट बिकेम ए कॉज ऑफ कंसर्न। ये कॉज ऑफ कंसर्न एक चिंता का विषय बना फ्रेंच के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, अदर्स के लिए, और बहुत सारे सी वॉयज ऐसा प्रयास हुआ कि हम दूसरा कोई सी रूट फाइंड आउट करें या दूसरा कोई अल्टर रूट फाइंड आउट करें एशिया के लिए। और उस प्रयास में देयर वाज वन पर्सन नोन एज वास्को डी गामा, एंड ही डिस्कवर्ड ए न्यू रूट व्हेन इन 1498 he reached India. So that event, dear friend, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इस इवेंट को बोला जा रहा है कमर्शियल रिवोल्यूशन। कमर्शियल रिवोल्यूशन मीन्स वास्को डी गामा डिस्कवरिंग अल्टरनेट सी ट्रेड रूट टू इंडिया और एशिया। ऑलरेडी दैट रूट वाज देयर, बट दैट रूट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन टर्क। सो ये जो अल्टरनेट सी ट्रेड रूट आप सर्च कर रहे हैं, दैट इवेंट वाज नोन एज कमर्शियल रिवोल्यूशन। अब देखिए, इस कमर्शियल रिवोल्यूशन से हो क्या रहा है डियर फ्रेंड, फिर से एक तरह का व्यापार स्टार्ट हो जाएगा एशिया और किसके बीच में, यूरोप के बीच में। सो इस इवेंट को कमर्शियल रिवोल्यूशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अल्टरनेट रूट फाइंड आउट किया गया है यूरोप और एशिया के बीच में। और एंशियंट टाइम से आप पाएंगे कि यूरोपियंस को कुछ एशियन सामान की जरूरत रही है। यूरोप जहां पे कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है, जहां पे पूरे साल आप आर्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कर सकते, एक्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो कुछ महीनों में जब विंटर थोड़ा सा कम होगा, आप एक्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। और ये वो टाइम पीरियड है डियर फ्रेंड जब वॉट एवर यू हैव प्रोड्यूस, वॉट एवर फूड आइटम्स यू हैव, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए आपको नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स की क्या है, जरूरत है। और उस समय के हिसाब से ये जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव थे वो मसाले थे बेसिकली। सो इन मसालों की सर्च में ये यूरोपियंस इंडिया या एशिया की तरफ आया करते थे। एंड देयर यूज्ड टू बी अ बिग स्पाइस मार्केट नोन एज ईस्ट इंडीज। जैसे बहुत सारी कंपनीज आई, आपने बोला कि पोर्चुगीज इस्तादो द इंडिया है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि वो ईस्ट इंडीज के साथ क्या करना चाह रहे थे, ट्रेड करना चाह रहे थे। बहरहाल ये जो कमर्शियल रिवोल्यूशन हो रहा है, इट विल स्टैब्लिश अ वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम जिससे ट्रिमेंडस फ्लो ऑफ मनी, ट्रिमेंडस फ्लो ऑफ बिजनेस, ट्रिमेंडस फ्लो ऑफ आइडिया विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस फ्रॉम एशिया टू यूरोप। सो एशिया और यूरोप के बीच में मनी का, ट्रेड का, विचारों का, आइडियाज का आदान प्रदान क्या होगा, तेजी से होगा जब ये अल्टरनेट सी ट्रेड रूट आएगा। और इसी दौरान बोल रहे हैं कि यूरोप में एक और डेवलपमेंट हो रहा है, एंड दैट डेवलपमेंट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन। ये देखिए, जो इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन होगा ये आइडियाज के लेवल पे होगा। और ये जो इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन होगा, सो जो मेडिवल एज ऑफ यूरोप है, दैट वाज अ यूरोप व्हेन सोसाइटी वाज अंडर क्लचेस ऑफ रिलीजन। सो रिलीजियस आइडियाज वर वेरी डोमिनेंट। सो योर इंटायर वर्ल्ड व्यू, आपका जो पूरी सोच थी,
आपका जो पूरा वर्ल्ड व्यू था दैट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ रिलीजन। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, ये ह्यूमन वैल्यूज पे बेस नहीं था, ये रिलीजियस वैल्यूज पे बेस था। रिलीजियस जो प्रीस्टली क्लास है दे यूज टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दैट इज हैपनिंग, व्हाई डेज आर टेकिंग प्लेस, व्हाई नाइट इज टेकिंग प्लेस। तो ये सारी चीजों के पीछे कुछ रिलीजियस आइडियाज थे। तो सोसाइटी वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ रिलीजियस डॉगमैस, सुपरस्टिशन, बिलीफ। बट उसी दौरान एक रिवॉल्यूशन हो रही है जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो रही है, जिसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बोला गया। और ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है डियर फ्रेंड, नंबर ऑफ न्यू स्कॉलर्स लाइक न्यूटन, like Galileo, like Copernicus, they are coming up with a new kind of the thinking. And what is that kind of the thinking? They are saying कि behind every natural phenomena, जो भी ये phenomena आप देख रहे हैं, उनके पीछे कुछ general laws हैं. We need to discover these laws. It's not like that कि whatever is happening in this world, it is God's wish. ये भगवान की इच्छा है. इसके पीछे कुछ पैटर्न है, इसके पीछे कुछ रूल्स हैं, इसके पीछे कुछ लॉज हैं, एंड वी ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज टू डिस्कवर दोज पैटर्न, दोज लॉज, दोज रूल्स. सो व्हाट दे यूज्ड टू से दैट दे वर सेइंग दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिस्कवर these general laws that are responsible behind these natural phenomena. So whatever is taking place in physical world, उनके पीछे कुछ जनरल रूल्स हैं, कुछ जनरल लॉज हैं, उन्हें हमें डिस्कवर करने की जरूरत है. सो द सब्जेक्ट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू डिस्कवर दोज जनरल रूल्स, दैट जनरल रेगुलेशन, दैट परहैप्स बिकेम फिजिक्स. उसे आपने फिजिक्स बोला. जो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके पीछे के कारणों को, उनके पीछे के रूल्स को, उनके पीछे के लॉस को जानने की क्या करेगा, कोशिश करेगा. दैट सब्जेक्ट वाज नोन एज फिजिक्स. इन अ सिमिलर मैनर अगर केमिकल वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, उन्हें जानने के लिए, समझने के लिए कुछ जनरल लॉज हैं, एंड ए न्यू सब्जेक्ट विल इमर्ज नोन एज केमिस्ट्री. सो दीज पीपल वर सेइंग कि गॉड हैज नॉट क्रिएटेड अस, वी हैव क्रिएटेड गॉड. सो गॉड हैज क्रिएटेड बोथ अर्थ एज वेल एज हेवन. ये धरती एज वेल एज स्वर्ग दोनों भगवान ने क्रिएट किया है. एंड एज सच देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस अर्थ एंड बिटवीन दैट हेवन. सो वी शुड नॉट वेट फॉर डिवाइन इंटरवेंशन कि जब हम डेथ के बाद जाएंगे हेवन में, तब हमारा इंटरेक्शन होगा गॉड के साथ और तब हमारी बेहतरी होगी. वी शुड मेक दिस अर्थ इटसेल्फ एज अ हेवन विद आवर वैलर, विद आवर टैलेंट, with our expertise, with our merit. So इस तरह के एक thought process आ रहे थे कि behind everything there are some rules, there are some laws, and we should try to discover those rules, those laws and those generalizations. तो ये जो thought process है, it gave rise to a new way of thinking. A new way of thinking एक emerge हो रही है, जिसको आप enlightenment के रूप में भी जानते हैं, Renaissance के रूप में भी जानते हैं. ये जो changes हो रहे हैं dear friend, ये माइंड के लेवल पे हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो रहे हैं. जब आप बोल रहे हैं कि जो सोसाइटी में जहां पे अभी तक रिलीजियस आइडियाज डोमिनेंट आइडियाज थे, एवरीथिंग बीइंग एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द रिलीजियस वैल्यू, नाउ वी विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज कि ह्यूमन बीइंग के लिए सही है या गलत है. एंड इस तरह से जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, उनकी सुपीरियोरिटी को, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया. ऐसा माना गया कि नए आइडियाज के लिए वो सुटेबल नहीं है. सो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दोज आइडियाज विच वर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, जो ऐसा बोले थे कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. न्यू स्कॉलर्स दे आर सेइंग इट्स नॉट लाइक दैट कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज लाइक a sun which may be at the center of what solar system and earth is revolving around what sun. इस तरह की बातें कही जा रही हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि behind every natural phenomena there are certain rules, there are certain generalizations. We need to discover those generalization and those rules. So ये जो events हो रहे हैं dear friend, पहला event मैंने आपको बताया commercial revolution, जब आपने alternate sea trade route सर्च किया, and then second event I am saying as scientific revolution. So देखिए साइंटिफिक जब रिवोल्यूशन हुआ, जब इस तरह के थॉट प्रोसेस हुए, नई मशीन्स बनी,
और जब ये मशीन्स बनी, बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, स्टीम इंजन की बात होती है, स्टीम एज अ पावर रिसोर्स की बात होती है। तो देखिए धीरे धीरे पर्सन दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम एनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स इनएनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब कमर्शियल रिवोल्यूशन होगा तो जो ट्रेड है, जो व्यापार है एशिया और यूरोप के बीच में, ये ट्रेड और ये व्यापार क्या होगा, बढ़ेगा। बेसिकली सामान की डिमांड बढ़ेगी, यूरोपियन सामान की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। शुरू में जब यूरोपियंस आए होंगे एशिया में तो शायद उन्हें कुछ सामानों की जरूरत रही होगी, मसालों की जरूरत रही होगी या किसी सामान की जरूरत रही होगी, उसकी सर्च में वो आए होंगे कहाँ पे, एशिया में। और उसके बदले में हो सकता है कि उन्हें गोल्ड देना पड़ा हो, सिल्वर देना पड़ा होगा, प्रीशियस मेटल्स देना पड़ा होगा, ऐसा ही ट्रेड हुआ होगा, या कोई सामान देना पड़ा होगा। यूरोपियन सामान लेके आए होंगे और इंडियन सामान ले जाने की कोशिश करेंगे, बार्टर एक्सचेंज हुआ होगा। धीरे धीरे जब ये फ्रीक्वेंट एक्सचेंज बढ़ेगा तो यूरोपियन सामानों की डिमांड इन सोसाइटीज में बढ़ेगी, क्योंकि एक वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम डेवलप हो रहा है और शायद आप उसको मैनुअल लेबर से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो एनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी से इनएनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, मशीनें आ रही हैं और ये मशीनें स्टीम पे चलेंगी या किसी और पावर रिसोर्स पे चलेंगी, बड़ी ह्यूमन एनर्जी रिसोर्स पे या एनिमल एनर्जी रिसोर्स पे नहीं चलेंगी। सो इस तरह से ये जो कमर्शियल रिवोल्यूशन है, ये जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन है, इट इज गिविंग राइज टू ए न्यू डेवलपमेंट नोन एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है डियर फ्रेंड, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इन यूरोपियन सोसाइटी, जहां पे आप एनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी से इनएनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। मशीनें आ रही हैं और ये मशीनें मास प्रोडक्शन करेंगी। इन मशीनों को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा जाएगा, इनको आप घरों में नहीं रख सकते। सो वॉट एवर मशीन्स यू आर ब्रिंगिंग, हो सकता है 2 फ्लोर की हो, 3 फ्लोर की हो, और जहां पे इन मशीनों को रखा जाएगा दीज प्लेसेस वर नोन एज फैक्ट्री, इन्हें फैक्ट्री बोला गया। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू conversion of transformation of society from animate source of energy towards inanimate source of energy। और जब इस तरह की मशीनें आएंगी जो स्टीम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी पे चलेंगी या गैस पे चलेंगी, इन मशीनों को एक जगह पर रखा जाएगा, उन प्लेसेस को फैक्ट्री बोला गया। सच फैक्ट्रीज डियर फ्रेंड, दे विल अट्रैक्ट लेबर क्लास, और सच लेबर क्लास फ्रॉम नेबरिंग टाउन, रूरल एरियाज, they will come and they start working near these factories, they start living these factories। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन will lead to another process known as urbanization। so इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा। so देखिए ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये वन आफ्टर अनदर चेंजेस हो रहे हैं। कमर्शियल रिवोल्यूशन लीडिंग टू साइंटिफिक रिवोल्यूशन, सच साइंटिफिक रिवोल्यूशन लीडिंग टू व्हाट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है और एक नया क्लास इमर्ज हो रहा है, एक नया क्लास इमर्ज हो रहा है। सो देखिए जो फ्यूडल यूरोप था वहां पे 2 ही क्लास थे, एक क्लास थी रॉयल्टी की, जो रॉयल एलिट थे, किंग्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनके रिलेटिव थे, और एक क्लास थी क्लर्जी की, रिलीजियस क्लास थी, प्रीस्टली क्लास थी। देखिए ये जो क्लास थे यही 2 डोमिनेंट क्लास थे, और इसके बाद वहां पे कॉमनर्स हुआ करते थे, जिसमें पीजेंट्स होते थे, वर्कर्स होते थे, बाकी सारे लोग होते थे। बट एक नया क्लास इमर्ज हो रहा है, और ये नया क्लास किस वजह से इमर्ज हो रहा है डियर फ्रेंड, ये जो ट्रेड हो रहा है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम इमर्ज हुआ है, ये जो कॉमर्स हो रहा है, उसकी वजह से एक नया क्लास इमर्ज हो रहा है जिसको बोला जा रहा है ट्रेडर्स, बिजनेस क्लास। दीज पीपल हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस न्यू काइंड ऑफ द ट्रेड सिस्टम, मनी के टर्म में ये वेल्दी होते जा रहे हैं, बट स्टेटस इनका अभी भी कॉमनर जैसा वाला है। सो दे आर neither पार्ट ऑफ रॉयल्टी, नॉट दे आर मैनुअल वर्कर, नॉट देयर पीजेंट्री क्लास, नॉट देयर कल्टिवेटर। सो एक नई क्लास इमर्ज हो रही है यूरोप में, और इस नई क्लास को जो एडवांटेज ले रहे हैं इस तरह के ट्रेड का, इस तरह के बिजनेस का, इस तरह के मार्केट का, इस क्लास को यूरोप में बोला गया मिडिल क्लास। एंड डियर फ्रेंड, दिस मिडिल क्लास जिसके बारे में आपके साथ बात कर रहा हूं, दिस मिडिल क्लास ये डिमांड कर रहे हैं कि हो सकता है कि वेल्थ के टर्म में तो हम रिच बन रहे हैं, बट इन्फ्लुएंस हमारा अभी समाज में कुछ नहीं है। सो दे डिमांडेड some changes in existing political structure। जो existing political structure था, अगर मैं फ्रेंच सोसाइटी की आपको बात करूं, लुई 16 के दौरान, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर वाज ए काइंड ऑफ सोसाइटी जिसमें ऑन वन हैंड रॉयल्टी वाज देयर, क्लर्जी वाज देयर, ऑन द अदर हैंड कॉमनर्स वाज देयर। अभी तक चीजें सही चल रही थी, बट जब ये वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम बन रहा है, जब एक तरह का कॉमर्शियल रिवोल्यूशन हो रहा है, एक तरह का वेल्थ का फ्लो हो रहा है,
ट्रेड का फ्लो हो रहा है, कॉमर्स का फ्लो हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बुर्जुआजी, इंटरप्रीनियरशिप क्लास इमर्ज हो रही है। इनको लग रहा है कि पैसों के टर्म में तो हम इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं, बट जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमें कॉमनर्स की तरह देखा जा रहा है, पीजेंट्स की तरह देखा जा रहा है, वर्कर्स की तरह देखा जा रहा है। सो दे आर डिमांडिंग समथिंग मोर, दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। और वो जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है जिसमें जो टैक्सेशन होता था इन कॉमनर्स से कलेक्ट किया जाता था, बट उससे जो बेहतरी होती थी वो रॉयल्टी और क्लर्जी की होती थी। इससे लेके इन लोगों में असंतोष है, एंड दैट काइंड ऑफ discontentment it led to one major political change known as French Revolution. So the French Revolution was a result of the rising aspiration of middle class, और मिडिल क्लास ने बाकी जो क्लासेस थे लाइक पीजेंट्री, लाइक वर्किंग क्लास, उन्हें मोबिलाइज किया और जो रॉयल्टी और क्लर्जी की जो पोजीशन है उसे चैलेंज किया। इसके बाद दे क्रिएटेड ए न्यू काइंड ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। So democracy came into existence, and these values of equality, these values of liberty, these values of fraternity, they became the dominant values। और आपको ऐसा लगा कि such kind of political structure perhaps it will bring happiness, it will bring an order, it will remove our pain, it will remove our suffering। So such kind of the changes, dear friend, they are taking place। So what I am saying कि commercial revolution हो रहा है, commercial revolution के साथ ही साथ scientific revolution हो रहा है। Such commercial revolution along with scientific revolution they are giving rise to industrial revolution। industrial revolution के दौरान या commercial revolution के दौरान एक नई क्लास का इमर्जेंस हुआ है। that class we were referring as middle classes, जो wealth के टर्म में रिच हो रहे थे, बट उन्हें इन्फ्लुएंस चाहिए था, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन चाहिए था। एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं ट्रेड को, कॉमर्स को, बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे, इसलिए वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज लाते थे, एंड दैट लेड टू काइंड ऑफ प्रोसेस नोन एज फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के थ्रू एक नए तरह की पॉलिटिकल सोसाइटी की बात हो रही है जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड होगी, तो इट में लीड टू डेमोक्रेटाइजेशन। सो ऑल दीज चेंजेस लाइक कमर्शियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लीडिंग टू अर्बनाइजेशन, industrial revolution leading to French revolution, French revolution leading to democratization। So such changes like commercial, scientific, industrial, French revolution, urbanization, then democratization, all such changes they led to finally emergence of modernization or a modern age of Europe। So in this process, in such gradual process, dark age of Europe got transformed into मॉडर्न एज ऑफ यूरोप डियर फ्रेंड। सो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट है। लाइक व्हेन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस एंड व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स दे स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, फ्रॉम रूरल एरियाज इन ऑर्डर टू वर्क इन दीज फैक्ट्रीज इन सर्च ऑफ रिम्यूनरेशन, इन सर्च ऑफ सम वेजेस। सो शुरू के जो ईयर्स रहे दे वर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर वाज नो आइडिया ऑफ एनी रेस्ट आवर, there was no idea of any recreational facility, there was no idea of any maternity care of women who were working in these factories। so workers की condition काफी painful थी, day and night they were supposed to work 13 hour 14 hour they were working because ये जो इंडस्ट्रीज थे ये अपने प्रॉफिट को बनाए रखना चाहते थे। ये जो कंडीशन है वर्कर्स की, the kind of the exploitative relationship between workers and business class, that has been explained by one important scholar known as कार्ल मार्क्स। तो देखिए कार्ल मार्क्स इज वन सच स्कॉलर जो इस पेन को, इस सफरिंग को, इस एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो देयर राइटिंग्स आर गोइंग टू बी द राइटिंग्स ऑफ सोशियोलॉजी। सो इन दिस मैनर वी विल डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। सो जब ये वर्कर्स इन फैक्ट्रीज के आसपास रहना स्टार्ट करेंगे, सो दे केम इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, बट दैट लाइफ में नॉट बी दैट मच बेटर। और बहुत सारे slums like structure, ghettos like structure, they will come into existence। and one famous scholar like Max Weber, he will write a book known as City, जिसमें वो इस urbanization के बारे में बात करेंगे, that is the result of industrialization। then when such kind of the changes were taking place, when new scholars, new thinkers, they were questioning the idea for religion, and they were saying that religion is based on customs, traditions, and such traditions they are cultural condition, they are social condition, जिसकी वजह से लोगों में पेन है, जिसकी वजह से लोगों में सफरिंग है,
जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि वो स्लेव हैं, दे आर स्लेव ऑफ दीज ट्रेडिशंस, they are slave of this custom. So slowly and gradually people they started questioning religion. So now since you are saying कि behind every such natural phenomena whatever is taking place surrounding you, उसके पीछे कुछ laws हैं, उसके पीछे कुछ general laws हैं, and it is our responsibility as a social scientist to discover those laws. So what is happening in this world behind all such happening, behind all such development, there are certain laws and those laws need to be discovered. ये जो approach है dear friend कि everything can be explained, everything is not the act of God. हर चीज को बस ये सोच लेना कि अगर तूफान आया है तो भगवान नाराज है, बारिश हो रही है तो इंद्र भगवान नाराज है, बारिश नहीं हो रही है तो इंद्र भगवान नाराज है. इट इज नॉट लाइक दैट. इन ज्योग्राफी यू विल लर्न दैट देयर आर सर्टेन प्रेशर बेल्ट. जब वो प्रेशर बेल्ट बनती हैं, मानसून जनता है, तब जाके बारिश होती है. तो व्हाट आई मीन टू से कि सच काइंड ऑफ द थॉट प्रोसेस व्हेन स्टार्टेड इमर्जिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, आपका जो सोशल वर्ड है उसमें रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम होगा. साइंस, साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक मेथड, इनका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, एज ए रिजल्ट ऑफ सच industrial revolution, as a result of such commercial revolution, as a result of such scientific revolution, as a result of such urbanization, as a result of such enlightenment, as a result of such democratization और French revolution, जब ये सारे changes हो रहे थे वेस्टर्न सोसाइटी में, each and every aspect of society was under stress, was under pressure of change. When such changes are taking place, dear friend, definitely people will react. So those who will be the intellectual of that time, those who will be the scholars of that time, they will react towards these changes. Some people will glorify and some people will criticize. कुछ लोग बोलेंगे कि ये changes हमारी बेहतरी के लिए है. They are the arrival of new hope. But some people will say कि old order was better, this new order is bad. So some will be like progressive scholar, some will be like conservative thinkers. So as a result of that debate, where some people are appreciating, some people are glorifying, some people are attaching with the idea of progress. कुछ लोग जो इसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कुछ लोग जो उसको बोल रहे हैं कि ये प्रोग्रेस का आइडिया है, उन्नति हो रही है समाज की. एंड देयर आर सम पीपल जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि समाज के जो वैल्यूज हैं, समाज के जो मूल्य हैं, उनका पतन हो रहा है. उसके बीच की जो डिबेट है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिबेट, सोशियोलॉजी एज ए न्यू डिसिप्लिन केम इनटू एग्जिस्टेंस. This thing you people are able to understand or not? ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? इसके बाद देखिए इन प्रोसेसेस को मैं अलग अलग आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा. ये बात सभी को समझ में आ रहा है? हिमांशु, सीमा, पूजा, देखिए कैसे सोशियोलॉजी एज ए न्यू डिसिप्लिन इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस. मोहित, ये समझ पा रहे हैं? सो व्हाट आई वाज सेइंग, फिर से मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा था. मैं ये पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, उसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं. बट उससे पहले हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि ये टॉपिक है क्या. और जब आप टॉपिक की बात करते हैं तो सिलेबस में इट इज मेंशन एज मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन. सो व्हाट आई मीन टू से कि एज ए रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड चेंजेस, interdependent changes that took place in Western European society, modernity arrived in Europe. और modernity मतलब क्या है? Thinking new, नए तरह का थिंकिंग, नए तरीके का थॉट प्रोसेस, नए तरीके का बिलीफ, नए तरीके का परसेप्शन, that arrived in Europe. So modernity is one European concept that later on proliferated to other part of the world, but the manner in which it is arriving in European society as a result of number of सोशल चेंजेस विच आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. बहुत सारे इन चेंजेस की वजह से जिस तरह से मॉडर्निटी का अराइवल हो रहा है यूरोपियन सोसाइटी में, उसी दौरान देयर इज वन इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन दैट इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस टू डिस्कस, टू डिलिबरेट, टू गिव सम ओपिनियन, सम कॉन्ट्राडिक्शंस अबाउट दीज चेंजेस. दैट न्यू डिसिप्लिन इज नोन एज सोशियोलॉजी. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? यहां तक कोई डाउट नहीं है?
अब इसमें से देखिए सीमा, इसमें से देखिए मोहित, कुछ चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड में हो रहे हैं, ये सोशल वर्ल्ड में हो रहे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, बट देर आर सर्टेन चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस एट इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, आइडियाज के टर्म में हो रहे हैं. तो सम रिवोल्यूशंस आर सोशल रिवोल्यूशंस, सम रिवोल्यूशंस आर इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन. सो इफ आई आस्क यू पीपल कि ये जो बात हो रही है साइंटिफिक रिवोल्यूशन की, ये जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन है और ये जो इनलाइटनमेंट है, इनमें से कौन सा सोशल रिवोल्यूशन है और कौन सा इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन है? So please respond. So which among this is social revolution and which among this is intellectual revolution? फिर से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, देखिए कमर्शियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन को अगर मैं सोशल चेंजेस में रखूं तो ये आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? Along with that, I am saying that there are certain changes, and those changes are taking place at intellectual level. And what are those changes? Those changes are enlightenment. Those changes are philosophy of history. Those changes are evolution, evolutionary idea. So ये जो changes हैं, ये intellectual level पे हैं. That I am going to explain you people. ये बात आप सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? This thing you people are able to understand or not? ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं. देखिए मैंने आपके साथ पहले बात की कि जो सारे चेंजेस हो रहे हैं यूरोपियन सोसाइटी में, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, सोशल चेंजेस एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस. मैंने आपके साथ बात की कमर्शियल रिवोल्यूशन की, जब अल्टरनेट सी ट्रेड रूट को डिस्कवर किया गया वास्को डी गामा के द्वारा और एक वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम इमर्ज हुआ एशिया और यूरोप के बीच में. दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक डिस्कशन साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बारे में, जिसमें आप बोल रहे हैं कि जो सोशल रियलिटी है उसे साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक से डिस्कवर किया जाए, हाइपोथेटिकल रिलीजियस सुपरस्टिशियस आइडियाज के थ्रू नहीं. देन हमने आपके साथ बात की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए. देन आई डिस्कस विद यू पीपल वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एज सच पॉलिटिकल रिवोल्यूशन नोन एज फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में मैंने आपके साथ बात किया. इससे एक नए तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फ्रेंच सोसाइटी में डेवलप हुआ. ये सारे चेंजेस को मैं सोशल चेंजेस में रख रहा हूं. इनलाइटनमेंट को, इनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? इनलाइटनमेंट का मतलब यह है थ्रोइंग लाइट बेसिकली. आप वहां पे जहां पे अंधेरा है वहां पे प्रकाश डाल रहे हैं, ऐसे आइडियाज को आप इनलाइटनमेंट बोल रहे हैं. तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, इनलाइटनमेंट स्कॉलर्स हैं. वन सच स्कॉलर वॉज, मैंने आपको एग्जांपल दिया, लाइक मैंने जॉन कैल्विन की आपको बात की, और जॉन कैल्विन का ऐसा कहना था कि भगवान ने ही क्रिएट किया है, भगवान ने ही इस अर्थ को भी क्रिएट किया है और भगवान ने ही हेवन को क्रिएट किया है. तो यू शुड नॉट अंडरस्टैंड इन दिस मैनर कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हेवन एंड अर्थ. हेवन की केयर तो भगवान कर रहे हैं, बट गॉड हैज सेंट यू, गॉड हैज सेंट यू टू टेक केयर ऑफ दिस अर्थ. सो इट इज अ डिवाइन duty on all of us कि we should be hard working, we should be intelligent, we should perform the task with all merit so that इस earth को हम heaven जैसा बना सकें. So whosoever you are a scientist, you should try to be best scientist. You are a bureaucrat, you should be try to be best bureaucrat, because serving to mankind is service to God. देखिए God में भरोसा करना गलत नहीं है. It is not wrong to believe in God, बट गॉड को इन मीडिएटर्स के थ्रू अप्रोच करना, प्रीस्टली क्लास के थ्रू अप्रोच करना, इन सुपरस्टिशन में बिलीव करना, इन डॉगमेटिक थॉट में बिलीव करना, इन रिचुअल्स में बस बिलीव करना, दैट इज नॉट योर बिलीफ इन गॉड. सो सच स्कॉलर्स दे आर कमिंग एंड दे आर चैलेंजिंग द आइडियाज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, और हमारे जो भी व्यू पॉइंट हैं उनको एक नए तरीके से रीइंटरप्रेट कर रहे हैं. ये जो एस्पेक्ट था, दैट एस्पेक्ट आई एम सेइंग इनलाइटनमेंट, जिसका एक एस्पेक्ट रिनेसा भी है. देन देयर इज अ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री. देखिए फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का मतलब यह है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वन इनहेरेंट आइडिया ऑफ हिस्ट्री इज आइडिया ऑफ प्रोग्रेस. आइडिया ऑफ प्रोग्रेस से मेरा मतलब यह है कि एंशिएंट इंडिया,
medieval India, modern India, no doubt your control over diseases, your way of transportation, your weapon, in medieval India they were better than ancient India. And your control over diseases, your weapons, your method of transportation, communication, in modern India it is better than medieval India. So every next stage in history, is betterment or advancement from the previous stage, and that advancement or betterment is taking place in a progressive manner, in a sequential manner, in a step by step manner, in a similar manner. We have evolved. जिस तरह से एक सिंगल सेल अमीबा, आपने पढ़ा है बायो में, आप सभी ने पढ़ा होगा, 10th या 9th में पढ़ा होगा, सिंगल सेल अमीबा से आज कॉम्प्लेक्स सेल ह्यूमन बीइंग में हम क्या हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं. उसी तरह से बोल रहे हैं कि सिंपल सोसाइटीज से एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में आज हम क्या हो चुके हैं, इवॉल्व हुए हैं. और ये जो इवोल्यूशन हुआ है ये विद आइडिया ऑफ प्रोग्रेस हुआ है बेसिकली. सो वन इंटेलेक्चुअल आइडिया हियर आई एम यूजिंग कि ये जो सोशोलॉजिस्ट हैं ये कंबाइन कर रहे हैं. कंबाइन क्या कर रहे हैं समझने की कोशिश करिए. दे आर कंबाइनिंग दिस आइडिया दैट इज फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री को कंबाइन कर रहे हैं बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. सो बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री क्या है, इसको मैं बहुत सिंपल टर्म में आपको बता रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बताऊंगा. बहुत ही सिंपल टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री सेज, व्हाट फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री सेज दैट एवरी नेक्स्ट स्टेज इन हिस्ट्री इज betterment from the previous stage. So as we are evolving, we are creating a better society. So medieval India was better than ancient India. Modern India was better than medieval India. Postmodern is better than modern. So that is philosophy of history. That every next stage in history is better than what? Previous stage. So one idea is idea of progress. उस progress के साथ हम नए stage में जा रहे हैं और बेहतर society बनाने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं. That is philosophy of history. सेकेंड थिंग इज बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. और बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपने पढ़ा हुआ है. दैट बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सेज दैट फ्रॉम सिंगल सेल अमीबा वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग. इस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं. अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर दें, इफ यू कंबाइन बोथ दिस आइडिया, इफ यू कंबाइन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री विद बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट विल यू गेट? आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि जिस तरह से हिस्ट्री में हर नेक्स्ट स्टेज बेटरमेंट को दर्शा रही है, उसी तरह से सोसाइटी का हर नया स्टेज, एग्रीकल्चरल सोसाइटी से फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सर्विस सेक्टर सोसाइटी, ये हर स्टेज उसी एडवांसमेंट को दिखा रही है. हम इस प्रयास में हैं कि हम और बेटर सोसाइटी क्या कर सकें, बना सकें इन अ सिमिलर मैनर एज ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड इन एन इवोल्यूशनरी मैनर from simplex to complex with an underlying idea of betterment in a simple manner. simple society से complex society की तरफ हम evolve हो रहे हैं with every next stage of our evolution with one underlying idea that perhaps we are creating a better society. हम और better society बना रहे हैं. तो हमारे घर अब बहुत complex हो गए हैं बेसिकली. 2000 स्क्वायर फीट के अंदर आपके देखिए रूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, टॉयलेट भी है, किचन भी है, टेंपल भी है, सब कुछ उसी के अंदर है. पहले जो घर होते थे ज्यादा सिंपल होते थे, बहुत बड़ा एरिया आपको चाहिए होता था, हर चीज को आप अलग अलग कॉर्नर में बनाते थे. सो नाउ दिस आर्ट ऑफ हाउस मेकिंग हैज बिकम कॉम्प्लेक्स बेसिकली. और उसी तरह से हर चीज आप पाएंगे कि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ ट्रांसफॉर्म हुए हैं विद एन अंडरलाइंग आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, with an underlying idea of betterment, with an underlying idea of advancement. So जिस तरह से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ से, उसी तरह से जो सोसाइटीज हैं दे गॉट इवॉल्व फ्रॉम सिंपल सोसाइटीज टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज. बट विथ व्हाट आइडिया? किस आइडिया के साथ? वही आइडिया जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में है, दैट इज आइडिया ऑफ प्रोग्रेस. सो एवरी नेक्स्ट स्टेज in history is better than previous stage. So every next form of society is better than previous form of society. So with that idea of progress, with that underlying idea, from simple societies we are transforming into modern complex society. ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए ये बात सभी को समझ में आ रहा है.
Mohit, again I repeated that philosophy of history. Now philosophy of history is clear to you or not? नेहा यादव, निशा यादव, मोनिका, विपुल, मोहित, सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है. सो देखिए, व्हाट आई जस्ट डिस्कस विथ यू पीपल दैट कि यूरोप एक डार्क एज से 14 सोचिए से पहले का 14 सेंचुरी के पहले का जो यूरोप है उसे मैं एक डार्क एज ऑफ यूरोप की तरफ से रेफर कर रहा हूं, जो रिलीजियस कंट्रोल में था. रिलीजियस क्लास पूरे वर्ल्ड व्यू को गाइड कर रहे थे. प्रीस्टली क्लास, व्हाट दे यूज्ड टू से दैट किंग यूज्ड टू डू, पीपल वर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट रिलीजियस क्लास. Religion used to control your worldview, your social domain. From that kind of the society, you transform into a society where science will be celebrated, science will be glorified. Everything you will say, if you can prove it, I can believe it. So, आप means in relationship, आप cause effect relationship के term में चीजों को देखने लगे. So, ऐसा जो change आया, that change came from 14th century till 17th century. और जब 18th सेंचुरी यूरोप को आप देखते हैं तो दैट यूरोप अपीयर्स यू मॉडर्न एरा ऑफ यूरोप. सच मॉडर्न यूरोपियन केम इन कॉन्टैक्ट विद इंडियंस. सो कैसे ये डार्क एज ऑफ यूरोप गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू ए मॉडर्न एज ऑफ यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट चेंजेस. दैट वाज आवर फोकस ऑफ डिस्कशन एंड हाउ इन दैट प्रोसेस सोशियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन. कैसे हुआ? हमने आपके साथ बात की कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन की, हमने आपके साथ बात की साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की. कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन coupled with scientific revolution, it gave rise to one important development, industrial revolution. When industrial revolution took place, such wealth, such prosperity came in the hands of few people who were claiming themselves as a middle class. Such middle class people, they were thinking कि ना तो वो रॉयल्टी के पार्ट हैं, जो किंग्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, जो प्रीस्टली क्लास है या उनके पार्ट नहीं है, नहीं वो खुद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे कि दे आर कॉमन मैन, दे आर पीजेंट्री, दे आर कल्टिवेटर्स, दे आर मैनुअल वर्कर. वो भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे. सो दे वांटेड टू ब्रिंग सम चेंज इन पावर स्ट्रक्चर एंड सच फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, बेस्ड ऑन लिबर्टी, बेस्ड ऑन फ्रेटर्निटी. ऐसा अटेम्प्ट लिया गया किसके थ्रू? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तहत, जिसको एक डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन भी बोला गया. एंड इट मार्क द इरा ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, बिकॉज जिस तरह के लॉस की जरूरत थी इस ट्रेडर्स को, बिजनेस क्लास को, perhaps such kind of the laws were not there in feudal Europe, and because of that they tried to bring change in political structure so that they can make some more favorable laws that will govern this new kind of society. So French Revolution हो रहा है, democratization हो रहा है, और इन सारी वजहों से एक डार्क एज ऑफ यूरोप गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न एज ऑफ यूरोप. यहां तक तो ठीक है कि डार्क एज ऑफ यूरोप इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न एज ऑफ यूरोप, बट सोशियोलॉजी कहां से इमर्ज हो रहा है ये आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं. तो ये सोशियोलॉजी इस तरह से इमर्ज हो रहा है कि व्हेन सच चेंजेस आर टेकिंग प्लेस डियर फ्रेंड, पीपल हु आर लिविंग इन सच सोसाइटी दे विल रिएक्ट टुवर्ड्स दीस चेंजेस. वो इन चेंजेस को लेके अपनी रिएक्शन देंगे. ऑब्वियसली कुछ लोग पॉजिटिव रिएक्शन देंगे और कुछ लोग नेगेटिव रिएक्शन देंगे. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिबेट between those who were associating these changes with idea of progress and those who were associating these changes as further degradation of society, further decline of values of society, इस debate के result में एक नया subject emerge होगा known as sociology, to discuss, to deliberate, to argue on such changes that were taking place in Europe when a dark age of Europe got transformed into modern age of Europe. So देखिए, that was one introduction that I gave you about this first topic known as modernity and social changes in Europe leading to emergence of sociology. So scope of this subject initially was to understand, to discuss, to deliberate on these social changes, new kind of the social institutions that are coming into existence. क्योंकि जब सिटी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो क्राइम बढ़ेगा. उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपको एक स्पेशल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी जिसको पुलिस बोलेंगे. पुलिस इन्हें अरेस्ट करेगी, आपको जुडिशरी की जरूरत पड़ेगी. सो ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस slowly and gradually they will come into existence and society will get transformed in a tremendous manner. In order to discuss on these institutions, changing behavior, social problems that may arise and their possible solutions, एक नया discipline emerge होगा
दैट डिसिप्लिन विल बी नोन एज सोशियोलॉजी। ये वर्ड डियर फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं नहीं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? देखिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेम थिंग आई विल अगेन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? This much is clear to everyone. Is there any doubt? You may ask. All right. Thank you. Thank you.